नमस्कार। विज्ञान जगत में आज हम बात करेंगे चांद और सितारों की। और चांद और सितारों की तारीफ में मैं क्या कहूँ। वैज्ञानिक इस पर शोध किए जा रहे हैं और शायरों ने इन पर लिख लिख कर किताबें भर दी है। प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं की मांग चांद तारों से सजाना चाहते हैं और बच्चे चांद से खेलना चाहते हैं। जो बहुत व्यस्त हैं वो ईद का चांद हो गए हैं और जो मेरी तरह बहुत वेले हैं वो रात भर बैठकर तारे गिनते हैं। तो ऐसी महिमा है चांद तारों की। तो जब हम चांद तारों की बात कर रहे हैं, बचपन में हमारे बड़ों से पूछते थे कि यह आकाश में जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो कहते थे कि कोई थाली है जो हीरों से और जवाहरातों से सजी हुई है जिसको किसी ने उल्टा रख दिया है। तो उन्हीं जवाहरातों में से एक आज हमारे साथ स्टूडियो में है। और मैं जवाहरात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है पारस शर्मा। पारस, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। पारस एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं और अपने साथियों को और बाकी पब्लिक को अपने टेलीस्कोप के थ्रू तारे दिखाते हैं। दिन में तारे दिखाते हैं। पारस, दिन में तारे दिखाते हैं या रात में? बिल्कुल सर, दिन में भी तारे दिखाते हैं क्योंकि हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा ही है। तो वो तारा भी दिखाते हैं और उस पर आने वाले स्पॉट्स जिन्हें हम धब्बे कहते हैं, जी। बिल्कुल वो भी दिखाते हैं सर। तो बहुत बड़ी बात है कि पारस दिन में भी तारे दिखा देते हैं अपने टेलीस्कोप के थ्रू। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम पारस के साथ करेंगे, हमारी स्पेस के बारे में, हमारे आकाश के बारे में, चांद और तारों के बारे में। तो पारस, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगता है जब आप आकाश को देखते हो, तारों से भरा हुआ आकाश। बचपन में कैसा लगता था, कैसे शुरुआत हुई आपकी आकाश के तरफ जो आकर्षण है उसकी? सबसे पहले तो सर आपने बहुत ही खूबसूरत महिमा मंडन किया है और यही जो महिमा मंडन आपने किया है ये बचपन से ही साथ में था कि स्टार्स देखना किसे पसंद नहीं है। स्पेस के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं कि तारे कितने दूर है, कैसे पहचाने कौन सा ग्रह है, क्या गैलेक्सीज होती है और उसमें क्या क्या होता है, ब्लैक होल, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट रहा कि हाँ ठीक है, इस क्यूरियोसिटी के साथ चलो आगे। और बाद में जब इस हॉबी को एज ए पैशन और फिर बाद में प्रोफेशन में जब इसमें आए तो मेरे गुरु है तन्मय व्यास सर, तो उन्होंने इसकी डायमेंशंस ही मेरे को अलग तरीके से खोल के रख दी कि हाँ इस तरह से इसे समझो। और फिर आज ये प्रोफेशन के तौर पे मैं पब्लिक आउटरीच करता हूँ, बिल्कुल कहीं पर भी, चाहे स्कूल, कॉलेज, रिसोर्ट, हर जगह जा करके ये पब्लिक आउटरीच में करता हूँ, जिसमें शोज़ करता हूँ मैं। साथ ही साथ पूरा एक कोर्स होता है हमारा जिसके अंदर हम स्पेस का ट्रैवल कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सब कुछ जो है बिल्कुल स्पेस के अंदर जाकर के हम लोग पूरी तरह से फैल जाते हैं। वहाँ पे कोई सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जस्ट एकदम बिल्कुल बिना ग्रेविटी के फ्लो कर सकते हो। तो बिल्कुल सर। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, पारस एक क्लब रन करते हैं, तन्मय क्लब, और इसको इसरो ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज़ किया है और इनको एज ए स्पेस ट्यूटर रिकॉग्नाइज किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि पारस आज हमारे साथ स्टूडियो में है। पारस, एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम आज देखते हैं एस्ट्रोनॉमी बहुत उच्च शिखर पर पहुंच चुकी है, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे इवॉल्व हुई? जो सबसे पहले आदमी ने जब आकाश को देखा होगा तो कहाँ से उसने शुरुआत करी होगी, क्यों उसको ज़रूरत पड़ी कि वो आकाश को देखे और उससे कुछ कंक्लूजन निकाले और एक थ्योरी डेवलप करे? बिल्कुल सर, हमारे सर जीवन की कितनी ज़रूरतें होती है, बहुत ही कम है। सबसे पहली चीज़ होती है रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, ठीक है, बिल्कुल बेसिक नीड्स है ये। और उसमें फर्स्ट चीज़ आती है रोटी, मतलब कि हमारे को फार्मिंग की ज़रूरत है। तो फार्मिंग एक फर्स्ट ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे को ज़रूरत पड़ी एस्ट्रोनॉमी को समझने की। बाकी एस्ट्रोनॉमी तो पूरा स्पेस है, इसकी शुरुआत है, तो ये तो सदा ही रहा है हमेशा से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो फार्मिंग। अब फार्मिंग से कैसे, एक किसान है उसको अगर मान लीजिए फार्मिंग करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर फार्मिंग होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि हम कभी भी गेहूं को बो देंगे या कभी भी बाजरे को लगा देंगे। एक पर्टिकुलर सीजन चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? वो सूरज की दिशा से पता लगेगा, वो कौन सा तारा है आकाश में उस समय, तो उससे पता लगेगा। और आकाश में जब तारे होते हैं तो वो तारों से अपनी अपनी शेप्स इमेजिन कर लेते हैं लोग बाग, तो उनको देख करके कि हाँ अब ये पर्टिकुलर टाइम है, हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो जो खाना है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसी को लेकर के एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई। और इतना ही नहीं सर, हम शुरू से बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, हम कहीं भी बैठते हैं अपने दोस्तों में कि आपके दादा ऐसे कहते हैं कि भैया हम तारों को देख करके समय बता सकते हैं, या फिर हमारी दादी जी ऐसे बोलती है कि मैं तो जब बाहर निकल जाती हूँ तो बाहर देख करके बता देती हूँ कब सूर्यास्त होने वाला है या फिर कब सूर्य उदय होने वाला है। बिल्कुल, तो उनको कैसे पता लगता है ये? तो उसके पीछे कोई तो विज्ञान होगा या फिर कोई डिवाइन पावर्स है? नहीं, कोई डिवाइन पावर नहीं है। ये उनको एक जरिया पता है कि यूनिवर्स से कैसे बात करनी है। उनको पता है कि स्टार्स जो है ये टाइम बता सकते हैं, सूरज जो है ये टाइम बता सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत पहले से एसोसिएटेड है। बस ये है कि हमें पता नहीं कि हम जाने अनजाने में एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। आज बिल्कुल ऐसा है कि तारे दिख नहीं पाते पोल्यूशन के कारण, लेकिन फिर भी हम तारों को देख के पूरी तरह से समय बता सकते हैं सर। जी, तो बहुत
अच्छे शब्दों में आपने बताया कि इंसान को सबसे जो बेसिक ज़रूरत है खाना, उसके लिए हमें एस्ट्रोनॉमी की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए इंसान ने पता किया कि किस तरह से सूरज, चांद, तारे ये सब देख के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कौन सी क्रॉप उन्हें बोनी है जिसका समय आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, अच्छा पारस, जब हम आकाश देखते हैं तो जनरली हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि बहुत सारे शेप्स हैं आकाश में, देखो वहाँ पे एक भालू दिख रहा है, वो एक शेर है। बिल्कुल सर। इस तरह से हमारी राशियों की भी बात करते हैं, अलग अलग राशियां हैं, तुला, सिंह, कन्या। बिल्कुल सर। तो ये कॉन्स्टिलेशंस जो हम ऑब्जर्व किए हैं, जो हमने शेप्स आइडेंटिफाई किए हैं, और जो राशियां जिनकी बात होती है एस्ट्रोलॉजी में भी, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है और वो कैसे आए एग्जिस्टेंस में? बिल्कुल सर जी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये, जैसे हम कॉन्स्टेलेशंस की बात करते हैं तो वो तारे, बहुत सारे तारे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं स्काई में। एक तारा कहीं है, एक तारा कहीं दूसरी ओर है, तो उनको डॉट्स को कनेक्ट करके हमारे जो फार्मर्स थे या पहले के जितने भी एंशिएंट लोग थे, तो उन्होंने शेप्स इमेजिन की। कैसे इमेजिन करेंगे? या तो कोई आपका डाइटी होगा, या आपका कोई जिस गॉड को आप मानते होंगे, तो आपने उसको मान लिया कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर आकाश में मुझे दिख रहा है। या फिर मान लीजिए आपके डेली लाइफ में आपने किसी पर्टिकुलर एनिमल को देखा, गाय को देख लिया, शेर को देख लिया। शेर को तो खैर डेली लाइफ में नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी देख लिया, तो ये सब चीज़ें हमने आकाश में इमेजिन कर ली। अब वो बन गए हमारे जितनी भी शेप्स है स्काई में, कि मुझे तो शेर दिख गया जी, कि मुझे तो एक बुल दिख गया स्काई में। तो इस तरह से इमेजिन करी शेप्स ग्रीक ने, रोमन ने, इंडियंस ने। जैसा कि एक कॉन्सलेशन है सर बहुत ही प्यारा, हरक्यूलस कॉन्सलेशन। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि खास बात यह है कि हरक्यूलस जो है एक बहुत ही पावरफुल एक मैन बताया जाता है ना स्काई में, एक पर्टिकुलर सभ्यता के अकॉर्डिंग। अगर इंडियन की बात करें हम, तो महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता था, लॉकडाउन ने उसे बता दिया कि महाभारत क्या है। दूरदर्शन ने, बिल्कुल, दूरदर्शन ने उसे बता दिया कि हाँ ये महाभारत है। और महाभारत में 5 पांडवों की जो कहानी है, और उसमें एक है बहुत ही शक्तिशाली, सब जानते हैं भीम के बारे में, राइट? बिल्कुल। तो जो भीम है, उन्होंने कहा हमारा पावरफुल है हरक्यूलस, तो हमने कहा ये भीम है। तो इसी तरह से अलग अलग, कोई काल पुरुष बना दिया, कहीं पे हमने शिव के नंदी, तो इस तरह से शेप्स हमने इमेजिन की, राइट? लेकिन फिर IAU एक्शन में आते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो उन्होंने कहा कि देखो आकाश सबका है, लेकिन डिवाइड तो होगा लेकिन डिवाइड दूसरे तरीके से होगा। हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास कंट्रीज है, हम आकाश में भी कंट्रीज बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं। तो उन्होंने कंट्रीज बनाई, 88 डिवाइड कर दिए उन्होंने पूरे कॉन्स्टेलेशंस को, कि जो भी शेप है एक पर्टिकुलर शेप डिफाइन कर दिया। आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जैसे समझाना है वैसे समझ सकते हैं। बाकी 88 कंट्रीज है पूरे स्काई में, जैसे हमारे यहाँ पे कंट्रीज है, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। फिर आपने कहा राशियाँ, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पे राशियों का तो बहुत चलन है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर हम, जैसे हमारी जो अर्थ है, वो सोलर सिस्टम में सन को ऑर्बिट करती है, और सभी प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि सन का एक पाथ नजर आता है, कि सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी को ट्रेस करता है। बिल्कुल। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो दिन में तो जो सूरज है वो बहुत ही ब्राइट होता है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसे देख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम स्टार्स नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है स्टार्स नहीं है, स्टार्स तो है, बैकग्राउंड में बहुत सारे स्टार्स हैं। और जो बैकग्राउंड में जो कॉन्स्टेलेशन बन रहे हैं, वो है जोडिएक। तो वो जो इक्लिप्टिक प्लेन होती है, उसका सूरज का जो पाथ होता है, उसे इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। 12 से 18 डिग्री का इसका एरिया होता है पूरा। तो सूरज उसी में भ्रमण करता है, वो सूरज के आशियाने हैं, तो वो पूरे 12 है। लेकिन जैसा मैंने कहा, IAU एक्शन में आ गया, तो IAU ने कहा कि नहीं, यहाँ पे एक और कॉन्स्टेलेशन है। अच्छा, तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं वेस्टर्न के हिसाब से, तो 13 जोडिएक है, लेकिन हमारी इंडियन जो माइथोलॉजी है, जो भी कुछ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 12 राशि चक्र है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो 12 राशियां हैं, और अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखें तो 13 राशियां हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उस तरह से मतलब जोडिएक कॉन्स्टेलेशन उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो जोडिएक बेल्ट है। जोडिएक बेल्ट का क्या मतलब हुआ कि वहां पे केवल सन ही नहीं दिखेगा, अगर मून भी आपको फाइंड आउट करना है तो उस पर्टिकुलर बेल्ट में ही मिलेगा। यहाँ आसमान नहीं है तो सारी बॉडीज सब आसमान में ही है, तो उसी प्लेन में मिलेंगे 12 से 18 डिग्री में, चाहे वो प्लैनेट्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, वीनस हो, ये सब आपको उसी ही प्लेन में दिखेंगे, जिसे हम जोडिएक बेल्ट भी कहते हैं। जी, बिल्कुल सर। अच्छा, हमने राशियों की बात करी, सूरज एक पार्ट ट्रेस करता है, चांद के साथ में नक्षत्रों का जिक्र आता है। बिल्कुल। तो नक्षत्र क्या चीज है? राजा दक्ष की 27 पुत्रियां, ये कहानियां हर घर में मतलब प्रचलित है हमारे भारत में। मैं बता रहा हूँ सर आपको कि घर घर में एस्ट्रोनॉमी की बात होती है। तो राजा दक्ष की 27 पुत्रियां, यहाँ पे 27 नक्षत्र है। जैसे मैंने बताया कि सूरज के आशियाने हैं 12 आशियाने, 12 महीने के हिसाब से। उसी तरह से चांद के भी अपने आशियाने, जिससे हमारी तिथि बदलती है, जिसे हम इंग्लिश में डेट बोलते हैं। तो जो वो तिथियां बदलती है, तो मतलब चांद एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की ओर जाता है, तो वो 27 है।
लूनार मेंशन कहते हैं। जी 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 जी। बिल्कुल सर। तो पारस ने बड़ा अच्छा हमें समझाया कि सूरज जो पाथ ट्रेस करता है उसको उस पाथ में जो है जो कॉन्स्टलेशंस जो साइंस हमें दिखते हैं उनको हम ज़ोडिएक के नाम से जानते हैं, भारत में उन्हें राशियों के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा जो पाथ ट्रेस करता है तो वो उसके जो घर हैं, उसके जो हाउसेज हैं, उसके जो आशियाने हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र और राशियों का आपने अच्छा विवरण दिया पारस। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम आकाश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत चर्चा में है, बहुत सर। सुंदर आकाश की तस्वीरें, हमारे स्पेस की तस्वीरें हमें उसके थ्रू मिली हैं। उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, वो क्या है, कैसे काम कर रहा है, कहाँ है? बिल्कुल सर, ये आपका टाइम ट्रेवल जो आपने किया है ना, एंशिएंट एरा से लेकर के बिल्कुल अभी टाइम पे आ गए हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये कि आपने जेम्स वेब की बात की। और अभी साइंस कम्युनिटी के में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मतलब आप देख सकते हो कि मेरे में अब चार्म भी आ गया जेम्स वेब का नाम लेते ही। ये जो टेलीस्कोप है, इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये धरती पर ही नहीं है। जैसे ये मेरा टेलीस्कोप है, यहाँ से मैं आराम से देख सकता हूँ 2 मिलियन स्टार जितने भी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको 16 लाख किलोमीटर दूर भेज दिया। अब 16 लाख किलोमीटर दूर क्यों भेजा? यहीं से कर लेते ऑब्जर्वेशंस, बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है कर लो, लेकिन नहीं। देखिए हमारे पास क्या है कि जैसे हम जो देख सकते हैं वो एक बहुत छोटी सी विंडो है जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, एक्स रे भी है, गामा रे भी है, बहुत सारा है। तो उसमें एक पर्टिकुलर विंडो होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करना क्या ज़रूरी हो गया? कुछ तो बात होगी ना। साइंटिस्ट ने 16 लाख किलोमीटर दूर 25 दिसंबर 2021 में जब पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी तो लॉन्च कर दिया। कुछ तो खास बात होगी कि भाई इंफ्रारेड में क्यों देखना है। इंफ्रारेड की खास बात और खूबसूरती यह है सर, मान लीजिए स्काई में कहीं पे मॉलिक्यूलर क्लाउड है, उसके बैकग्राउंड में अगर कुछ हो रहा है तो हमें कैसे दिखेगा? अच्छा, बीच में तो ऑब्स्टिकल्स आ गए। बिल्कुल। लेकिन हमें तो देखना है और हमें जानना है, हम तो क्यूरियस है हमेशा उनको जानने के लिए। इंफ्रारेड उस क्लाउड को छेद करके उसमें से बिल्कुल बाहर आ जाती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। जी जी जी। इतना ही नहीं, तो फिर आप कहोगे कि ठीक है इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगाओ यहाँ पे, 16 लाख किलोमीटर दूर क्यों भेजा? तो उसके लिए जवाब ये है कि हम जहाँ रहते हैं तो हमें हवा पानी चाहिए, तो हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है, उसी कारण हम जिंदा है सर, और आप और हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो वो जो एटमॉस्फेयर है, जब इंफ्रारेड वहाँ से आती है तो एटमॉस्फेयर फिर बाधा बन जाए कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें हमारे पास में होते हैं जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। तो ये दोनों क्या होते हैं कि उसके साथ में मिल जाते हैं और उसको वहीं खत्म कर देते हैं। बिल्कुल वहीं खत्म कर देता है। तो इंफ्रारेड हम तक आ ही नहीं पाई, लेकिन हमें स्टडी करना है। अब फिर वही सवाल आता है कि ठीक है स्पेस में भेजना है, 400 किलोमीटर दूर भेज दो लो अर्थ ऑर्बिट में, 16 लाख का क्या पंगा है? 16 लाख तो बहुत ज्यादा है। वो तो मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। जी जी जी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसको कूल रहना बहुत जरूरी है। हम आजकल कहते हैं ना कूल रहना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में आप मेडिटेशन करो, हम सबको भी कूल रहना जरूरी है। बिल्कुल सर, जेम्स वेब को भी कूल रहना जरूरी है। बिल्कुल, तो एआई का जमाना है तो उसको कूल रहना बहुत जरूरी है। जी। अब कितना सेंसिटिव है वो? चांद तक अगर सर मान लीजिए कोई एक बम्बल भी है, 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे मून की, अगर वहाँ पे कोई एक बम्बल भी है, मधुमक्खी है वहाँ पे, उसकी हीट को भी वो डिटेक्ट कर सकता है। राइट। तो अगर मान लीजिए हमने 400 किलोमीटर दूर ही जेम्स वेब को भेज दिया तो फिर क्या होगा? या तो वो हमारी अर्थ को डिटेक्ट करता रहेगा उसी की हीट को, या मून को ही। बनाया उसको हमने पूरे डीप स्पेस के लिए था, तो इसलिए ब्रह्मांड देखने के लिए हमने उस मशीन को बनाया है एकदम बिल्कुल जद्दोजहद के साथ में। तो लेग्रांजे पॉइंट पे 16 लाख किलोमीटर भेजा गया दूर। लेग्रांजे पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं सर जहाँ पे अगर किसी चीज को आपने रख दिया तो वो वहीं स्टेबल रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। जैसे हमारा सन है, हमारी अर्थ है, और यहाँ से 16 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है लेग्रांजे 2, वो स्टेबल है। तो बस वो वहीं पे है, अर्थ के साथ साथ चल रहा है और वो आराम से पूरे स्काई के दर्शन करता है। और जो नई फोटोज आई है, वाह, मतलब आपको देखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत है, ये तो केवल ट्रेलर भी क्या, टीजर ही आया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है उसको लेकर के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई जब आप बता रहे थे कि जेम्स वेब ने बड़ी सुंदर तस्वीरें खींची, तो अभी एक जब मैं तस्वीर देख रहा था, यस सर, तो अखबार में ये लिखा था कि ये जो तस्वीर है एक्चुअली ये पास्ट है जो आप अभी देख रहे हो। तो ये बड़ा मुझे क्यूरियस हुआ कि पास्ट कैसे हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं लोगों को भूतकाल दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ जी। मैं भविष्य नहीं बता सकता, टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं टाइम ट्रेवल करके भूतकाल बताता हूँ कि हाँ ये है। देखो क्या है कि स्टार्स जो है वो लाइट ईयर्स अवे है, तो लाइट ईयर्स अवे होने से क्या होगा कि वो जो लाइट वहाँ से ट्रेवल करके हमारे तक आ रही है, तो जितना टाइम उसमें लग रहा है ये उतनी ही पुरानी बात है ये। तो हम जब भी स्काई में देखते हैं तो हम हमेशा टाइम ट्रेवल करते हैं, लेकिन पास्ट में। तो
तो वो अभी की नहीं है। हमने मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है 3.9 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो वो उतनी ही पुरानी बात है वो। अभी हाल ही में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो जो हो रहा है उसके लिए आपको फ्यूचर में जा करके रुकना होगा। तो वो इस तरह से ये आपस में लिंक है चीज़ें, तो हम भूतकाल दिखाते हैं। 3.9 बिलियन ईयर लाइट ईयर दूर है अगर, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज जो हम आज देख रहे हैं वो घटना 3.9 बिलियन ईयर्स एगो की है। बिल्कुल, वो आज की नहीं है। बिल्कुल कितनी अद्भुत बात है। यही तो खूबसूरती है सर इस विज्ञान की। जी। तो अच्छा पारस, एक और चीज़ जो है, अभी आपने बताया कि हम जो हमारा अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं तो एक लिमिटेड व्यू पॉइंट से देख पाते हैं, बिल्कुल सर। तो भी कितने तारे हम लगभग देख पाते हैं? फिर भी अगर आपको अंदाजा हो कि हम क्या जैसे चैलेंज दिया जाता है कि तारे गिनो, हाँ। या क्या आप तारे गिन सकते हैं? हाँ हाँ, पर क्या सच में हम तारे गिन सकते हैं जो हम अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं? बिल्कुल सर। देखो बॉलीवुड में एक मूवी है, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, आप लोग सर्च करके कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो मूवी में एक सरदार जी होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, वो स्टार्स गिनते रहते हैं हमेशा। हमें भी गिनना चाहिए और गिन के बताना चाहिए कितने होते हैं। आप कभी लद्दाख जाइए, कभी जैसलमेर जाइए, कभी कच्छ जाइए, तो हमें क्या लगता है कि हम तो मिलियंस ऑफ स्टार्स के एक होटल में आ गए, चारों तरफ स्टार से ये खूबसूरती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, मिलियंस ऑफ स्टार्स नहीं दिखते हैं। कितने दिखते हैं? कोई भी एक नंबर अगर हम सोचते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अरे यार फिर भी पारस ज़्यादा भी नहीं ना, तो 40-50 हज़ार दिखते होंगे। कोई बोल देगा लाख दिखते होंगे। कोई किसी को मैं बोलूँ चलो थोड़ा और कम करो, ठीक है, तो वो बोल देगा कि ठीक है 10,000 दिखते होंगे। सर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो जो बहुत क्लियर है, हिमालय का स्काई मान लीजिए आप, या लद्दाख का मान लीजिए, तो आपके चारों तरफ जो एक हेमिस्फीयर बन रहा है पूरा, उस हेमिस्फीयर से आप केवल और केवल 3,000 मैक्सिमम स्टार्स देख सकते हैं। क्यों? सवाल आता है क्यों भाई 3,000 क्यों? जब इतने सारे स्टार्स हैं तो वो सब दिखने चाहिए हमें। ये सर हमारी आंखों का खेल है। अच्छा, हमारी आंखों का क्या है कि हम देख तो इन्फिनिटी तक सकते हैं, मतलब अनंत ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, बशर्ते वहां से लाइट आनी चाहिए। अगर वो लाइट वहां से यहाँ तक पहुंच रही है तो बिल्कुल दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टार बहुत करीब है, बहुत ही पास है, लेकिन उसकी लाइट ही हमारे तक नहीं आ रही, उसका मैग्नीट्यूड ही बहुत कम है, तो हमें नहीं दिखेगा। तो हमारी आंखों का गेम ऐसा है कि 6 मैग्नीट्यूड, मतलब एक स्केल होती है। अच्छा। स्केल को ऐसे समझिए कि सबसे मतलब चमकीला तारा क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट क्या दिखता है हमें स्टार? हमारा अपना सूरज। ठीक है सर, जिसमें मतलब सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल जल चढ़ाते हैं सर, तो उसको ठंडा तो कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है एक प्रयास रहता है हमारा। तो वहाँ पे हमारे को सूरज दिखता है। तो सूरज को अगर आप उस स्केल में देखोगे, ठीक है, तो अब यहाँ माइनस में जाते हैं ना तो बहुत प्रॉफिट होता है। यहाँ उल्टा है शेयर मार्केट का बिल्कुल। तो -26 मैग्नीट्यूड है सन का, और जैसे जैसे माइनस की स्केल से आप 0 तक आते हो चीज़ें डिमर होती जाती है। ठीक है सर, अब जैसे 4.4 मैग्नीट्यूड है तो वीनस सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है, जो कि हमारे अर्थ की, हम इसको सिस्टर भी बोलते हैं, सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। बहुत ही ब्राइट दिखता है वो, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार होता है। फिर उससे और धीरे धीरे आप आगे आते हो तो जो 6 आता है लास्ट नंबर, बस उस तक आप देख सकते हो। तो ये जो पूरी स्केल में 6 है, यहाँ तक आप देखो। फिर मेरे टेलीस्कोप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको पारस शर्मा को, मतलब मुझे कॉल करना होगा कि पारस मुझे तारे दिखाओ, तो मैं इससे आपको 2 मिलियन स्टार्स दिखा दूंगा। अदरवाइज तो 3,000 स्टार्स देख करके आप खुश रह सकते हैं। जी। अच्छा, टेलीस्कोप से हम ज़्यादा तारे देख सकते हैं अर्थ पे रहते हुए? हाँ बिल्कुल सर जी, जितनी ज़्यादा मतलब उनके लेंसेज की पावर होती है उतना अच्छा हम उसको देख सकते हैं स्काई को सर। अच्छा पारस, हमने एस्ट्रोनॉमी की काफ़ी बात करी। एस्ट्रोनॉमी शुरुआत आपने बताया कैसे हुई, वो हमें ज़रूरत पड़ी टाइम के लिए, सीज़न के लिए। यस सर। पर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, जेम्स वेब है, सैटेलाइट्स हैं। आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी की अगर हम देखें तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज़ है उसका? देखो यूज़ तो बहुत सारा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ का, जब भी जेम्स वेब की बात करी, इसी पे कर लेते हैं। देखो वो कहते हैं ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये हम कहते हैं और सबने सुना है ये ना, कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखेगी हमें। और वो कैसे दिखेगी? जब दृष्टि होगी। तो जैसे हमने एक दृष्टि लगाई 16 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड को देखने के लिए, लेकिन हमें हमारी दृष्टि भी सही रखनी है। तो जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब बन रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, वेव फ्रंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो वो तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आके देख लेना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये समझिए कि जो टेक्नोलॉजी है, इसको जब वहाँ यूज़ किया तो वहाँ भी ऑप्टिक्स है। ऑब्वियसली टेलीस्कोप में क्या है? ऑप्टिक्स ही है सर, इसके अंदर लेंस वगैरह लगे हुए हैं बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि हमारी आंखों से भी हम देखते हैं, तो यहाँ भी ऑप्टिक्स है जी। चलो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देते हैं जी। तो वो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी आई। और आज जो लेसिक आई सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर लाइट ली, उसको आपने बार बार उसके अंदर बीम कराया, तो आपके पास में एक आंखों का टोपोग्राफिक मैप बन के आता है। अच्छा, तो उसके थ्रू आपको पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, फिर आप लेसिक आई सर्जरी कर सकते हो। तो देखिए सर, आप मेडिकल साइंस में ट्रांसफर हुई है। अब मैं आपकी डेली लाइफ में लेके आता हूँ इसको।
स्टीफन हॉकिंग सर को आप जानते हैं सर, मतलब जी। कौन नहीं जानता, मैं एक सवाल ही कैसा पूछ रहा हूँ, ठीक है सर। ब्लैक होल्स अगर कहीं पे सोशल मीडिया पे दिख जाए ब्लैक होल की पोस्ट, लाइक करे बिना नहीं जा सकते हम, जी। ठीक है, उसके बारे में बात सब करते हैं हम, ठीक है सर। तो और कोविड के बारे में जानते हैं सर हम, कि अभी हाल ही में कोविड हुआ था, जी। तो कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया है, जी। और उसने हमारे लाइफ में नई नई चीज़ें ला दी, जैसे इंटरनेट तो पहले भी था लेकिन घरों में वाईफाई आ गया, जी। ठीक है सर। तो ऐसे ही वाईफाई जो है ये कहाँ से आया, नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, मतलब हम भी जब अगर नहीं पढ़े हुए हो तो फिर हम यही बोलेंगे कि हाँ वाईफाई किसी ने बनाया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारी डेली लाइफ के अंदर है, मतलब मना नहीं कर सकते सर हम, है ना। क्या पता आप ये जो देख रहे हो अभी अपने टीवी पे देख रहे हो, ये भी वाईफाई ऑन करके आपने देखा हो अभी। राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टीफन हॉकिंग सर ने कहा कि हमारे यूनिवर्स में है ना मिनिएचर ब्लैक होल्स भी है, अच्छा। तो वो जब इवेपरेट होते हैं तो उनमें से रेडियो सिग्नल्स वगैरह बाहर निकलते हैं। तो अगर आपने रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट कर लिए तो आपने वो ब्लैक होल्स भी डिटेक्ट कर लिए। दूर कहीं सर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जी। पे एक जॉन और सुलेवन एक सर थे, जी। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अब इनको डिटेक्ट करूँगा। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक टीम बनाई ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके उन लोगों ने, और काम करना शुरू कर दिया। जी। उनको वो चीज़ तो मिली नहीं, लेकिन उस दौरान उनको लगा कि यार मेरे को है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नया बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जी। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ होती है, आप इसके बारे में कभी पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपके पास सिग्नल है, जी। उसको अगर आपको ईजी करना है तो वो ये कर देता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने इसका कंप्यूटेशनल टूल बना दिया, जी। 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 लेकिन ब्लैक होल फिर भी नहीं मिला। जी। फिर उसके बाद में वो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ही एक लैब में वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे उनके पास एक असाइनमेंट आया। ये बात तो हो चुकी थी कंप्लीट, मतलब कुछ मिला ही नहीं, तो फिर आगे चलो मूव ऑन, राइट। जरूरी है लाइफ में। तो उनको मिला कि ठीक है यार, अब यहाँ जो नया प्रोजेक्ट मिला है इसमें काम करते हैं। प्रोजेक्ट क्या था, देखिए सर, हम स्काई में डॉट्स कनेक्ट करते जी। हैं, यहाँ भी डॉट्स Dots कैसे connect कनेक्ट कर हो रहे रहे हैं, हैं, अपने बिल्कुल। आप हो रहे हैं, कोई कुछ जी, नहीं जी, कर रहा जी, सर, है जी, ना। जी। तो अब डॉट्स कैसे कनेक्ट हुए कि वहाँ पर जैसे ही वो लोगों को टास्क मिला कि आपको क्या करना है, कि एक कंप्यूटर रख दिया, दूसरा कंप्यूटर रख दिया, इसकी फाइल को यहाँ भेजना है। बोले सर वायर लगा के भेज दो, जी। नहीं डायरेक्ट भेजो। जी। बोले अच्छा कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने वर्क करना शुरू किया और वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ नहीं पा रही थी, तो फिर जॉन और सुलिवन सर को चमका कि हाँ यार कुछ तो मैंने किया था थोड़े टाइम पहले। तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को उठाई और उस टेक्नोलॉजी को ला करके, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला के रख दिया, जी। जी। और हमारे घरों में आज वाईफाई है। जी। 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 तो तो इस इस तरह तरह से से जो एस्ट्रोनॉमी है उसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, सिर्फ स्पेस सेक्टर को ही नहीं, हेल्थ सेक्टर को भी, हमारे डेली रोज़मर्रा की जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है। अच्छा पारस, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, Yes, sir. तो आपने बताया था कि आपने स्पेस रिलेटेड एक रचना लिखी है, कविता लिखी है। बिल्कुल, तो अगर इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे Okay, अगर sir. टाइम परमिट करेगा, तो बिल्कुल, नहीं तो sir. इसको लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल, कर देंगे। sir. आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। रचना के बारे में सर? जी। ओके सर। तो वैसे तो क्या है, मेरे घर पे मेरा भाई जो है वो डांसर है, तो आर्टिस्ट वाला माहौल रहता है, फिर भी गुस्ताखी माफ़, क्योंकि मैं कोई लेखक तो हूँ नहीं, पर मैंने जितना भी कुछ समझा उसको कुछ शब्दों में बयां करने की कोशिश की जी। इस तरह से लिखा है कि कुछ ख्वाबों के दरमियाँ बस यूं ही लिख दिया करता हूँ। जैसे कहा आवारा थॉट था, तो मैंने लिख दिया जी। कि कभी सोचकर कभी बिना सोचे चल दिया करता हूँ। वाह। तो मतलब वाह। चलने का मतलब क्या हुआ कि आप दिशा की तरफ इंडिकेशन कर रहे हो। जी। हम दिशा किससे नापते हैं? ध्रुव तारे से। जी। लेकिन ध्रुव तो स्टेबल नहीं है। हम्म। अब ये तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ध्रुव तो स्टेबल होना चाहिए। देखो क्या है कि जैसे हमारी अर्थ ऑर्बिट करती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसके कारण क्या होते हैं, दिन होते हैं, साल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी अर्थ झुकी हुई भी है 23.5। तो इस तरफ अगर मान लीजिए ध्रुव तारा है, जी। तो उसका मोशन एक ऐसा भी होता है अर्थ का, जिसे हम प्रिसिशनल मोशन भी कहते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें लगते हैं लगभग 26,000 साल। जी। तो कभी ध्रुव से तो कभी अभिजीत से दिशा माप लिया करता हूँ। वाह। कि मतलब कभी तो मैं ध्रुव तारे से दिशा देखता हूँ, लेकिन जब मुझे ध्रुव नहीं है, जो पोलारिस स्टार है वो नहीं है, नॉर्थ पोल स्टार, तो वो अभिजीत होगा, जिसे हम वेगा इंग्लिश में कहते हैं। ओके। ठीक है सर। जी। तो इसके लिए मैंने कहा 26,000 का समय, तो आगे लिखा है कि सहस्त्र वर्षों का समय मैं यूं ही माप लिया करता वाह, हूँ। वाह। ठीक है। अब जैसा हमने बात की थी कि आकाश में लोगों ने देखा था कि किसी ने क्या देख लिया, किसी ने क्या देख लिया, तो उससे सीजन डिसाइड हुए थे। जी। तो आगे इस तरह से लिखा है कि मृग देख कर शीत, तो हंस देख कर ग्रीष्म मान लिया करता हूँ। वाह। हर वर्षा में मैं सिंह को देखना चाहता हूँ, मैं भेड़ से पीले फूल मांगना चाहता हूँ। वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और फिर आगे वाली जो लाइन है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम कहते हैं ना कि सूरज कर्क रेखा पे आ गया, जी। सूरज मकर रेखा पे आ जी। गया, जी। जी। मतलब संक्रांत सूरज मनाते की, हैं। जी। बिल्कुल सर। तो उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी उस पर भी करेंगे, बहुत मज़ेदार बात होगी। तो उस पर लिखा है कि कर्क और मकर के बीच का फेरा समझना चाहता हूँ। वाह। सूरज की बहुत दशा, सुंदर, बहुत सुंदर। सूरज की दशा हर दिशा में समझना चाहता हूँ, चाहे वो
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ हो या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हो। आगे लिखा है चांद के ऊपर, मतलब कविता हो और चांद की बात नहीं जिक्र ना हो हो ये तो तो फिर अधूरी रह सर जाएगी। मजाक हो गया। तो हर कला में मैं शुक्ल या कृष्ण की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जी। ठीक है सर। हर कला को मैं शुक्र या कृष्ण की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हर नक्षत्र पर मैं एक नई तिथि मनाना चाहता हूँ। आगे कुछ इस तरह से लिखा है कि 27 पुत्रियों के घर में तेरा आशियाना देखना चाहता हूँ, कि चांद का जो आशियाना है 27 नक्षत्रों में, जी ठीक है सर। मका की बाधा बनने पर तुझ पे ग्रहण भी देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। मतलब कि चांद। हमारी जो धरती है जी। वो जब सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो चांद पे ग्रहण लग जाता है, तो बिल्कुल। हमारा मकान हो गया ये, ठीक है। जी। जहाँ कहीं भी बादल रहित देखता हूँ जी। वहीं यंत्र लगा करके ब्रह्मांड को खोजता हूँ, वाह वाह वाह। ठीक है सर। क्या? परछाई की दिशा देखकर मैं समय का निर्धारण करता हूँ, ठीक है सर। जो विचलन हो उसमें तो खुद को झुका मानता हूँ, मतलब हमारी जो धरती झुकी हुई है उसके ऊपर कहा गया है। अब ऐसा है कि हम अभी धरती पे हैं, लेकिन एलोन मस्क जो है वो चाहते हैं कि हम मार्स पे जाएं, तो उसके ऊपर लास्ट में कुछ लिखा है कि है सूरज मैं तुझसे हर क्षण ऊर्जा चाहता हूँ। मुला का अर्थ होता है लेकिन, है सूरज मैं तुझसे हर क्षण ऊर्जा चाहता हूँ। मुला 8 कदमों की दूरी 13 में करना चाहता हूँ, कि जो लाइट आती है 8 मिनट में, वो अगर हम मंगल पे होंगे तो उसमें 13 मिनट लगेंगे। वाह 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 वाह, अद्भुत। Thank इसकी you so ताली much, बजनी sir. चाहिए। Thank बहुत you ही so much, सुंदर रचना, और पूरा आकाश जिसके ऊपर हमने इतनी देर चर्चा करी है, आपने एक छोटी सी अपनी सुंदर सी कविता से पूरा आकाश समझा दिया, पूरे आकाश का जिक्र आ गया। बहुत सुंदर, थैंक यू सो बहुत मच। मज़ा आया। मुझे लगता है आई एम श्योर कि दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, बहुत ब्रीफ में आप बता दीजिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, यस सर। कोई बच्चा है वो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो जब वो नेकेड आइज से उसने देख लिया, उसके बाद कैसा टेलीस्कोप उसको लेना चाहिए स्टार्टिंग में, यस सर। और क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए जैसा कि सर ये टेलीस्कोप है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, तो ये वाला टेलीस्कोप बेस्ट रहता है। तो इस टेलीस्कोप में आप 5 इंच या 6 इंच, मेरे पास जो है ये 6 इंच का है, 5 इंच का इसका मिरर होगा, तो वो अगर आप लेते हो तो इससे बहुत ही अच्छा आप स्काई देख सकते हो। अमेच्योर्स के लिए बहुत अच्छा टेलीस्कोप है। यहाँ पे अंदर इसकी मिरर होता है, यहाँ पे आईपीस लगा के आप देख सकते हो, और यहाँ पे है ये फोकस करने के लिए, मतलब आप इसके थ्रू फोकस करके पर्टिकुलर देख सकते हो चीज़ को, कि हाँ फाइंडर स्कोप जिसे हम कहते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है 5 इंच, स्टेज के लिए ये बिल्कुल ठीक है। 5 इंच टेलीस्कोप बेटर है सर इनिशियल स्टेज के लिए। ठीक है। तो पारस, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। बहुत कहूँगा कि मज़ा आया आज विज्ञान बिल्कुल सर, जगत मुझे के भी कार्यक्रम बहुत में। और मज़ा दर्शकों आया। को अक्सर विज्ञान जगत पे हम बहुत भारी भरकम बातें करते हैं, साइंस की बातें करते हैं। आज साइंस के साथ एक कहीं ना कहीं कला भी थी, आर्ट भी थी, तो इसलिए बहुत हल्का फुल्का और खुशनुमा हमारा डिस्कशन रहा। थैंक यू वेरी मच, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज सर, थैंक यू सर।